बासमती चावल। ये बात है बरेली शहर की, जहां यामिनी अपने पति राजेश और बेटे गौरव के साथ रहा करती थी। गौरव की शादी रीना से होने जा रही थी। तुम लोगों की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही। हमें गौरव की दुल्हन लेने जाना है भाई। अरे बस 5-10 मिनट दो, हम लोग तैयार हो गए। औरतों को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ पापा, और क्या, चल तो रहे हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। हाँ, मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है, कर तो रहा हूँ इंतजार। अरे पापा एक काम करो, आप गाड़ी में चलकर बैठो, कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छे से हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। राजेश के घर की वो पहली शादी थी, इसलिए उसे बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन आखिर में यामिनी और पायल भी तैयार हो गए और वो लोग बारात लेकर रीना के घर पहुंचे। इन लोगों ने स्वागत तो बहुत अच्छा किया। आखिर पसंद किस किया। गौरव और रीना की शादी संपन्न हो गई। विदाई के समय रीना फूट फूट कर रोई। अरे भाभी, आप तो ऐसे रो रही है जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाते हुए रोता है। चुप कर पायल, कुछ भी बोलती है तू। देख लो ना मम्मी, अभी भाभी घर पर भी नहीं पहुंची और ये उनकी साइड ले रहा है। फालतू बातें मत कर पायल, ये कोई मजाक का वक्त है क्या? अभी भाभी रो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा हंसा दूं उन्हें। अच्छा चलो चुप हो जाओ तुम दोनों भाई बहन, और बहू को गाड़ी में बिठाओ। रीना की विदाई के बाद सभी लोग वापस घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में राजेश बार बार घड़ी देखता रहा। यामिनी सबको पानी पिला रही थी और पायल मोबाइल में सेल्फी ले रही थी। आखिरकार बारात खुशी खुशी घर पहुंची। जल्दी करो, बैंड बाजे वाले को बोलो कि अब चुप हो जाए। मोहल्ले वाले समझेंगे किसी की विदाई नहीं, मुसीबत आ गई है। अरे पापा, ये तो रीना भाभी का ग्रैंड वेलकम है। शोर नहीं होगा तो पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर बहू आई है। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, बहू का गृह प्रवेश कराना है। रीना बेटा, पाँव के नीचे हल्दी का थाल रख दो। जी मम्मी जी। रीना ने जैसे ही दहलीज पर पांव रखा, उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। घर के अंदर कदम रखते ही सबने ताली बजाई और हंसी ठिठोली शुरू हो गई। भाभी, अब इस घर की सीएम आप है, आपकी सरकार बनेगी अब। हाँ, और विपक्ष की नेता मैं। अगर रसोई में नमक ज्यादा हुआ तो जांच कमेटी बनाऊंगी। अरे नहीं, मैं तो सबको खुश रखने की कोशिश करूंगी। यही तो चाहिए जो हंसते हंसते घर को चला सके। गृह प्रवेश के बाद सबने थोड़ा आराम किया। फिर अगले दिन बात उठी पहली रसोई की। बहू से पहली बार खाना बनवाना था। पूरा परिवार रसोई में इकट्ठा हो गया था, जैसे कोई युद्ध रणनीति बन रही हो। मेरा तो कहना है गाजर का हलवा बनाओ, शादी का टाइम है, मूड स्वीट होना चाहिए। नहीं, सूजी का हलवा, उसमें घी भी पड़ता है, स्वाद भी आता है। मुझे तो सेवई चाहिए, लंबी लंबी और मीठी मीठी। सब चुप रहो, बहू को खुद तय करने दो, लेकिन हाँ काजू पिस्ता जरूर डालना। अरे रुकिए, ये तो बहस का मुद्दा हो गया, चलो वोटिंग कर लेते हैं। अरे सब चुप, अब मेरी चलनी चाहिए, बहू की पहली रसोई में खीर बनेगी। सब ने तालियां बजाई, जैसे कोई क्रिकेट मैच जीत लिया हो। अब बारी थी किचन की रानी रीना की। रीना बेटा, अब तू किचन संभाल। जी मम्मी जी, मैं अभी शुरू करती हूँ। लेकिन गौरव, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मुझे मार्केट से बासमती चावल ला दो ना, वही पतले लंबे वाले। क्या चावल तो घर में पड़े हैं? नहीं, वो तो आम चावल होंगे, मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ ब्रांडेड चावल से ही स्वादिष्ट खीर बना सकती हूँ। हाँ सही कहा, आम चावल से तो आम आदमी की खीर बनती है, हमें चाहिए वीआईपी बहू की वीआईपी खीर। गौरव हंसते हुए बाजार गया और ब्रांडेड बासमती चावल ले आया। फिर किचन में रीना ने कमाल कर दिया। उफ, क्या खुशबू आ रही है। इतनी बढ़िया महक तो मैंने 90 के दशक में भी नहीं सूंघी थी। अरे भाभी, ये खीर नहीं, स्वर्ग का अमृत है, अमृत। वाह क्या बात है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। थैंक यू ताई जी, पर ये मेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये तो ब्रांडेड बासमती चावल का जादू है। इतना सुनते ही सब एक पल को चुप हो गए। फिर जोरदार ठहाका लगा। सबको लगा रीना मजाक कर रही है। शादी के बाद के हंसी मजाक और चुटकुलों की गूंज धीरे धीरे थमने लगी। सबसे पहले शौकीन मिजाज पड़ोसन शीना अपने घर चली गई। जाते जाते बोली, बहू तो शक्कर की डली है, मजा आ गया रे। फिर गौरव की ताई लीलावती भी अपने भारी भरकम पर्स के साथ रवाना हुई। अब जब कढ़ी पकोड़े बनाओ ना बहू तो मुझे जरूर बुला लेना, मैं तो कढ़ी पे जान छिड़कती हूँ। धीरे धीरे सारे मेहमान भी विदा हो गए। अब घर में सिर्फ अपने ही लोग बचे थे। अगले दिन सुबह सुबह यामिनी ने आवाज लगाई, बहू रीना, आज दोपहर के खाने में मटर पुलाव बना लो,
सबको बहुत पसंद है। मम्मी जी, लेकिन मटर पुलाव के लिए तो चावल लाने पड़ेंगे। क्या चावल? अरे बहू, हमारे यहाँ तो 10 किलो चावल अभी भी पड़े हैं। क्या जरूरत है नए चावल लाने की? मम्मी जी, मुझे तो बस ब्रांडेड बासमती चावल चाहिए। मैं बिना ब्रांडेड के बना नहीं पाती, हाथ ही नहीं चलता। यामिनी को ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन उन्होंने मन में सोचा नई बहू है, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी। ठीक है बहू, गौरव से कहकर मंगवा देती हूँ। गौरव जब बाजार निकलने लगा तो सोच में पड़ गया। एक 25 किलो की बोरी ही ले आऊं क्या? पर घर में पहले ही 10 किलो पड़े हैं, फिर इतने क्यों लाना? चलो फिलहाल 2 किलो ही ले जाता हूँ। जब ब्रांडेड बासमती चावल आ गए तो रीना ने पूरा आधा घंटा लगाकर बेहद सलीके से मटर पुलाव बनाया। वाह वाह वाह, इस पुलाव में तो जादू है, जादू। ऐसे लग रहा है जैसे चावल खुद ब खुद नाच रहे हो। भाभी, ये पुलाव खाकर तो लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में बैठी हूँ, वो भी बिना पैसे दिए। अरे ये पुलाव नहीं, प्रेम पत्र है जो जुबान से होते हुए दिल तक जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ब्रांडेड में बात कुछ और ही होती है। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आम चावल तो बस जानवरों के लिए होते हैं। नहीं पायल, बात वो नहीं है। मैं मानती हूँ लोग बना लेते होंगे, लेकिन मुझसे नहीं बनता। ब्रांडेड चावल ही मेरी कला है। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। फिर एक दिन गौरव ने बताया, अच्छा सुनो, प्रेम ने हमें डिनर पर बुलाया है। अरे वाह, जरूर चलेंगे। नई जगह, नया खाना। शाम को दोनों अच्छे से सज धज कर प्रेम और गौरी के घर पहुंचे। प्रेम और गौरी ने गले लगाकर स्वागत किया। थोड़ी देर हंसी मजाक चला, फिर खाने की घोषणा हुई। आज स्पेशल वेज बिरयानी बनाई है। प्रेम ने हाथ तक नहीं लगाया, सब मैंने बनाया है। वाह, क्या स्वाद है। गौरी, ये किस ब्रांड के बासमती चावल से बनाई है? ब्रांड? हम तो पास वाली दुकान से जो मिले वो ले आते हैं, कोई ब्रांड नहीं है। भाई साहब, ब्रांडेड खाना खाकर इंसान ब्रांडेड नहीं बनता। हमारे तो यही चावल सालों से चल रहा है। ये सुनते ही गौरव ने धीरे से रीना की तरफ देखा। रीना ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। गौरी के घर बिरयानी खाने के बाद वो अपने घर लौट गए, लेकिन गौरव ने रीना से कहा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? देखो ना, गौरी कह रही थी उसने कोई ब्रांडेड चावल नहीं डाले, पर इतना खुशबूदार दमदार स्वाद, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, तो नॉर्मल चावलों से भी अच्छा खाना बनता है। और फिर कुछ लोग होते हैं ना, उनके हाथ में स्वाद होता है। हाँ, और मुझे क्या पकौड़ी के हाथ मिले? साफ झूठ बोल रही थी वो। पक्का कोई महंगे वाले बासमती चावल थे, बस पैकेट छुपा दिया होगा। ओफो, तुम तो एकदम सीआईडी एजेंट बन गई हो। बिरयानी में भी जांच बिठाओगी क्या? हाँ, तो खाने की इज्जत होनी चाहिए। बता रही थी आम चावल है, और मेरा मुंह सूख रहा था शर्म से। अच्छा चलो, जाने दो, इतना दिल पे मत लो। दोनों की बहस वहीं खत्म हुई, लेकिन रीना का मन अभी भी नहीं माना। अगले दिन दोपहर को जब सब मिलकर फिर से लंच कर रहे थे, तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर थी पड़ोसन शीना। अरे वाह, आज तो किसी ने हल्दी की फैक्ट्री खोल दी है क्या? कितनी सुगंध है रे भाई। अरे शीना, आओ ना, खाना खा रहे हैं, आओ बैठ जाओ तुम भी। खाना? मेरा नाक तो पहले ही पेट भर चुका है, चलो प्लेट दो। शीना ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या खिला दिया यार, ये तो सीधे जन्नत के दरवाजे खोल दिए तुमने। वो ब्रांडेड बासमती चावल का कमाल है शीना जी। अच्छा, तो जल्दी से रेसिपी निकालो, मैं भी बनाऊंगी कल को। अरे रेसिपी में कुछ खास नहीं है, वही प्याज मसाले, बस चावल अच्छे होने चाहिए, वरना सब बेकार। सबने सर पकड़ लिया। ये ब्रांडेड चावल वाली बात अब रीना की जुबान से हट ही नहीं रही थी। अरे कोई से चावल की कंपनी में भेज दो यार, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। चलो, अब तो दिल कर रहा है कि मैं भी जाकर वही ब्रांड वाले चावल लेकर देखूं। कल बनाकर बताती हूँ। हाँ हाँ, ले आइए, फिर देखना बिरयानी खुद बोलेगी वाह। शीना अगले दिन मार्केट गई और महंगे बासमती चावल ले आई। पूरा दिन वो बिरयानी में ही लगी रही, मसाले, सब्जियां, घंटों की मेहनत। लेकिन जब बिरयानी बनकर तैयार हुई और उसने पहला चम्मच मुंह में डाला तो, हे भगवान, ये क्या बना दिया मैंने? ये तो बिरयानी नहीं, बस खिचड़ी है। गुस्से में भरी शीना सीधे रीना के घर पहुंची। सुनो जी महारानी, मैंने भी ब्रांडेड चावल से बिरयानी बनाई, पर ऐसी निकली कि बिल्ला भी मुंह ना लगाए। कौन से चावल लिए थे? ये रहे, बहुत महंगे थे। उफ़ो, यही गलती हो गई ना। ये वाला ब्रांड नहीं, जो मैं लाती हूँ वो रॉयल गोल्ड एक्स्ट्रा सुपर दुग्धधारी बासमती है, यही असली है।
क्या? अब चावल में भी क्लास सिस्टम चल रहा है? एक ब्रांड में भी 100 किस्में? अरे भाई, स्वाद चाहिए तो सही चॉइस करो। शीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मैं इतनी मेहनत करूं, पैसे उड़ाऊं और फिर सुनूं कि गलत चावल ले आई। अब तो मैं चावलों को देखकर ही डरने लगी हूं। देखिए, बात मत घुमाइए। गलती आपसे हुई है, स्वाद चाहिए तो सही ब्रांड चुनना सीखिए। अरे बाबा बस करो, कहीं चावल की वजह से युद्ध ना हो जाए। झगड़े का कोई हल नहीं निकला। शीना गुस्से में उठी और जाते जाते बोली, अब मैं ब्रांडेड क्या सादी खिचड़ी खा लूंगी, लेकिन तेरा मुंह नहीं देखूंगी। लो, कर ली बात। मैंने तो बस सच कहा तो बुरा लग गया। एक दिन दोपहर के समय पायल अचानक बोली, भाभी आज मेरा बड़ा मन है इडली खाने का, बनाओ ना प्लीज। अरे वाह, तूने मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी न जाने कितने दिन से इडली खाने का मन था। चल बना लेते हैं। सच में? तो मैं नारियल की चटनी बना दूं? हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, इडली के लिए चावल लाने पड़ेंगे। तभी गौरव ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहा था। सुनिए जी, चावल लेते आइएगा, और हाँ वही वाले लाना, रॉयल गोल्ड सिल्की ब्रांडेड बासमती। फिर वही ड्रामा। अब तक हमारे घर में आम चावलों से ही सब कुछ बनता था और एकदम बढ़िया बनता था, लेकिन तुम्हें तो बस उन्हीं महंगे चावलों की सनक चढ़ी है। तो क्या करूं, आदत हो गई है अच्छा खाने की। मैं तो शुरू से कहती आई हूं, मैं सिर्फ ब्रांडेड चावल से ही खाना बनाती हूं। मैंने सोचा था ठीक है, शुरू में शौक पूरा कर लो, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है कि किचन का बजट फाड़ के ही दम लोगी। अरे मैंने भी तो पहले ही बोल दिया था ना कि मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपने स्वाद से समझौता कर लूं? ठीक है, अगर इतना ही जरूरी है तो खुद ले आना, और बाद में मत कहना कि बजट क्यों बिगड़ा। अरे रहने दीजिए, अगर अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ले आना, वरना मत लाना। फिर मेरे खाने को मत कहना ये क्या बनाया है। गौरव ने हार मानते हुए चाबी उठाई और भुन भुनाता हुआ निकल गया। घर नहीं 5 स्टार होटल चला रही है, रोज रोज ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। गौरव के जाते ही यामिनी ने रीना को पास बुलाया। बेटा सुनो जरा, एक बात कहूं, गृहस्थी में ना कुछ समझौते करने पड़ते हैं। हर बार ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं है। पर माँ जी, मैं तो हमेशा से ब्रांडेड से ही बनाती हूँ, मेरा हाथ उसी पर सेट है। हाथ बदलो बहू, और फिर जब मेहमान आए, दावत हो, तब ब्रांडेड बना लेना, पर रोज रोज। भाभी आप एक बार आम चावल से बना के देखो ना, हो सकता है वही इडली जादू कर दे। अच्छा ठीक है, इस बार बना लेती हूँ, लेकिन याद रखना अगर अच्छी नहीं बनी तो मुझे मत कहना कि क्यों नहीं बताया। रीना ने भारी मन से आम चावल निकाले, लेकिन बनाते वक्त उसका ध्यान कहीं और ही था। काश मेरे रॉयल गोल्ड वाले चावल होते, इडली सॉफ्ट नहीं स्पंज जैसी बनती। उसने बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इडली बना दी। प्यार, ध्यान, स्वाद सब गायब था। जब इडली बनी और सबने पहली बाइट ली तो, भाभी ये थोड़ी सख्त लग रही है। ये इडली है या दीवार की टाइल्स? बेटा इडली थोड़ी कड़वी भी लग रही है, क्या हुआ? देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे आम चावल से कुछ नहीं बनता, पर मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। बेटा बात चावल की नहीं है, बात मन की है। तुमने ये सोचकर बनाई कि ये अच्छी नहीं बनेगी, और वही हुआ। खाना सिर्फ हाथ से नहीं दिल से बनता है। पर माँ जी, मैंने आपको बताया मैं नहीं बना पाती नॉर्मल चावलों से, मुझसे बनता ही नहीं है। बिल्कुल बनता है, लेकिन पहले वो वहम हटाओ। स्वाद सिर्फ ब्रांड से नहीं, भाव से आता है। पर मेरा स्वाद, मेरी रेसिपी सब उस पर सेट है। अगले दिन सुबह का समय था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। यामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने रीना की माँ खड़ी थी। अरे आप आइए ना, कितने दिन बाद आना हुआ। अरे बस यूं ही मन हुआ मिलने का, सोचा बिटिया से मिल लूं। सबने मिलकर उन्हें अंदर बुलाया। कुछ देर की बातचीत के बाद मौका देखकर यामिनी बोली, रोज रोज ब्रांडेड चावल तो सही नहीं है, लेकिन रीना तो किसी की सुनती ही नहीं है। अरे इसका तो यही है, वहां भी यही करती थी। इसे तो बचपन से इसके बाप ने ब्रांड ब्रांड रटवा दिया है। मतलब ये आदत विरासत में मिली है? अरे इसके पापा ने इसे सर पर बिठा रखा था, कहते थे मेरी बेटी को सबसे अच्छा चाहिए। अब देखो नतीजा। तो मतलब मैं सही थी, ये इसका वहम है, जिद है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये रसोई में घर भी भेज देगी। जी आपको जो ठीक लगे। फिर उनके जाने के बाद शाम में गौरव बोला, अरे परसों तो रीना का जन्मदिन है। अरे हाँ, इस बार कुछ खास होना चाहिए। क्यों ना एक पार्टी रखी जाए, दोस्तों पड़ोसियों सबको बुला लिया जाए। सच में? वाह, सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे। सब तो यही कह रहे हैं, रीना के हाथ का खाना हो तो बुला लो। ठीक है, लेकिन
ब्रांडेड बासमती चावल ही लाना। हाँ मैडम, ले आएंगे, आप बस खाने की तैयारी करो। पार्टी का दिन आ गया। घर सजा था, मेहमान आ चुके थे। रसोई में खुशबू महक रही थी। रीना ने बड़ी मेहनत से बिरयानी, पुलाव, खीर सब कुछ बनाया। खाना सर्व होते ही वाह वाही की बौछार शुरू हो गई। वाह क्या स्वाद है, उंगलियां चाटने को दिल कर रहा है। तुम तो रसोई की रानी हो। सच कहे तो आज तक इतना स्वाद कहीं नहीं मिला। सब ब्रांडेड बासमती चावल का कमाल है। मैं तो कहती हूँ हाथ का नहीं, चावल का करिश्मा है। रीना बेटा, इतना भी क्यों कह रही हो? कुछ तो तुम्हारे हाथों का भी कमाल है। नहीं मम्मी जी, वही ब्रांडेड चावल है, आप देख लीजिए, सब लोग बोल रहे हैं। तभी गौरव मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। अब तो सच बताना ही पड़ेगा। सच? कौन सा सच? ये जो तुमने खाना खाया, बनाया और खिलाया, ये सब नॉर्मल सस्ते वाले चावल से बना है। सिर्फ पैकिंग ब्रांडेड थी। क्या? नहीं, आपसे मिलकर मजाक कर रहे हैं ना। मैं पहचानती हूँ ब्रांडेड चावल की खुशबू। तभी मोहल्ले का पंसारी जो दावत में मौजूद था बीच में बोल पड़ा। बिटिया, ये लोग सच कह रहे हैं। गौरव भैया मेरे पास आए थे और बोले भैया एकदम सस्ते चावल भर दो, लेकिन ब्रांडेड पैकेट में। मुझे भी हैरानी हुई, पर अब समझ में आ गया सब। रीना का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। मतलब ये सब मेरे हाथ का था, ब्रांडेड का नहीं। देखा, अब समझ में आया। बात चावल की नहीं, हाथ के स्वाद की होती है। भरोसा करो अपने आप पर, ब्रांड पर नहीं। और देखो, सबने चटकारे लेकर खाया ना, तो अब मानोगी ना कि तुम में कमाल है। शायद अब मानना ही पड़ेगा। सच में स्वाद तो मैंने ही बनाया था, चावल ने नहीं। अब मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है। सभी ने मिलकर तालियां बजाई। प्रीति अपनी सास रेखा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी अनुज नाम का लड़का आता है और प्रीति को देखकर कहता है, ओए मोटी, तू तो पतली हो गई। अनुज तो यहाँ कितने दिनों बाद मिल रहा है, कैसा है तू, कब आया? आने से पहले तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अरे बस भी कर, एक ही बार में कितने सवाल करेगी। चल कोई बात नहीं, सवाल कर लिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहा है, शायद तेरी शादी के बाद ही। मैं यहाँ आज ही आया हूँ, तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देता तो तेरा ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलता। अच्छा किया तू आ गया। शादी क्या हुई, सब कुछ बदल गया। अब तो दूसरे शहर में रहती हूँ, जब मायके जाती हूँ तभी मिल पाती हूँ सबसे। तभी तो मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गया। तू यहाँ मुझसे मिलने आया है? वैसे आया तो मैं यहाँ अपने काम से ही हूँ, लेकिन अब जब तक मैं यहाँ रहूँगा तेरे घर ही रहूँगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? नहीं यार, मुझे कैसे दिक्कत होगी। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि तू अब कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहेगा। बहू, मैं भी यहाँ पर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और कौन है ये? माँ जी, ये मेरे मायके का घर है ना, वहीं पड़ोस में रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इतने दिनों बाद मिली हूँ तो मैं तो भूल ही गई सब कुछ। अच्छा, तो ये तेरे मायके का दोस्त है? जी माँ जी। वैसे माँ जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना अगर अनुज यहाँ कुछ दिन रहे? वैसे दीपक अनुज के बारे में जानते हैं और बात भी करते रहते हैं ये दोनों आपस में। अरे नहीं नहीं बहू, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? और जब तेरे पति को सब पता ही है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूं? अच्छा बहू, तेरे मायके का दोस्त तो कब से यहाँ आया हुआ है? तुझे अपने दोस्त को चाय पानी नहीं पिलाना क्या, या फिर बस बातों से ही पेट भरेगी? अरे हाँ अनुज, तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। प्रीति चाय बनाने लग जाती है। बाद में अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं। रात का खाना सब लोग खाते हैं। फिर रेखा दीपक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रीति और अनुज सोफे पर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है, मैं ना बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन वो दिन भी ना बहुत याद आते हैं जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, जब मन करे कहीं भी चले जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरी भी शादी होने वाली है, इसलिए सही नौकरी मिल जाए यही देख रहा हूँ। होमवर्क की टेंशन लेते लेते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं और बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। रात के 1 बजे रेखा की आंख खुलती है और उसे बात करने की आवाज़ आती है। ये इतनी रात को कौन बात कर रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए? रेखा अपने कमरे से बाहर निकलती है।
तो देखती है कि उसकी बहू अपने मायके के दोस्त के साथ बातें कर रही है। ये देखकर रेखा को काफी चिढ़ होती है। ये जब से बहू के मायके का दोस्त आया है तब से तो बहू को किसी चीज का कोई होश ही नहीं है, उसी में घुसी रहती है। इतनी रात हो रही है, ये नहीं कि अपने पति की सेवा करे, नहीं बस अपने मायके के दोस्त से बातें करनी है इसे। रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बहू को अपने मायके के दोस्त के साथ बातें करते हुए देखकर। वो तुरंत बाहर आती है और कहती है, बहू कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें हो रही है क्या है? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, वो तो हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे, आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे माँ जी आप सोई नहीं अब तक, कुछ चाहिए था क्या? चलो अच्छा हुआ मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने जरूर डिस्टर्ब कर दिया है। अरे रात के 1 बजे है और तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही। ऐसी भी कौन सी जरूरी बातें हो रही है, हैं? सोना नहीं है क्या, या फिर ऐसे ही बातें करते रहना है? क्या 1 बज गया? हमारे साथ ना ऐसा ही होता है, हम जब भी बातें करने बैठते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। अब भी देखो 1 बज गया और पता भी नहीं चला। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेहरबानी करके सो जाओ। जी माँ जी अभी सो जाते हैं। रेखा के बोलने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनुज और प्रीति को आपस में हर वक्त बातें करते हुए देखकर रेखा का खून जलता रहता। एक दिन रेखा अनुज से कहती है, और बताओ बहू के मायके वाले दोस्त, काम ठीक चल रहा है? जी आंटी जी सब ठीक है। वैसे काफी दिन हो गए ना तुम्हें यहाँ आए हुए, जाने का कब का प्लान है? मेरा मतलब है कि टिकट करवा ली होगी ना वापसी की, कब की है टिकट? नहीं आंटी जी टिकट नहीं करवाई, अभी तो मैं कुछ दिन और यहाँ रहूँगा। कैसा बेशर्म है, सामने से पूछ रही हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही एक बार सुबह सुबह प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो अनुज भी पीछे पीछे रसोई में ही चला जाता है और वहाँ भी दोनों बातें करते रहते हैं। रेखा जब चाय लेने रसोई में जाती है और वहाँ भी उन दोनों को साथ में देखती है तो बोल पड़ती है, क्या बात है बहू, तेरे मायके वाला दोस्त तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब ये क्या तेरे साथ रोटी भी बनाएगा? क्यों नहीं आंटी, अरे आंटी आपको पता नहीं, मैं ना हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। प्रीति से तो अच्छी रोटी बनाता हूँ मैं। माँ जी आप ना अनुज से जीत ही नहीं सकती, ये बातों में भी शहनशाह है और काम तो है ही ऐसे कि कोई इसके आसपास भी भटक नहीं सकता। तुम दोनों पहले भी ऐसे ही बातें करते रहते थे क्या? माँ जी पहले तो इससे भी ज्यादा बातें करते रहते थे। मेरी माँ तो खुद हम दोनों से परेशान थी, कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। प्रीति की बातें सुनकर तो रेखा गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने बेटे के पास जाती है। बेटा तुझे बहू के मायके वाला दोस्त कैसा लगता है? मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही बहू से बात नहीं कर रहा? अरे समझ रही हूँ कि बचपन का दोस्त है, लेकिन और कोई काम नहीं है क्या इसके पास? सही है माँ अनुज, मैं मिल चुका हूँ उससे, अब उसका यहाँ काम है तो काम तो करेगा ही ना। अच्छा काम से आया है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वो तो बस बहू के साथ ही हर वक्त बात करता रहता है, काम करने की फुर्सत कहाँ है उसे? माँ वर्क फ्रॉम होम भी तो होता है ना, अनुज वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा। देख बेटा तुम मुझे गलत मत समझियो, लेकिन मुझे बहू का मायके वाला दोस्त कुछ ठीक नहीं लगता। अरे हर वक्त बहू से बातें करता रहता है, बहू के पीछे पीछे लगा रहता है। अब तू ही बता, बहू कमारी तो है नहीं, शादीशुदा है, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रीति पर पूरा भरोसा है और मैं अनुज को भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं लगती। दीपक इतना बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। मेरे बेटे को तो ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू के मायके वाले दोस्त, अब देख तू। रेखा तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उसकी बेटी जूही को अपने घर ले आती है जिसकी शादी नहीं हुई थी। अरे माँ जी ये कौन है? अरे बहू ये मेरी सहेली की बेटी है। वो क्या है ना, मेरी सहेली कुछ दिन के लिए गांव गई है तो मैं जूही को अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया, इतनी सुंदर लड़की को अकेली छोड़ना भी नहीं चाहिए घर में। अनुज क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा मतलब है अकेले रहना अच्छा नहीं लगता ना। प्रीति जाओ ना जूही के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, तब तक मैं जूही को कंपनी देता हूँ। अनुज क्या है ये?
लड़की देखी नहीं कि नीयत फिसली। तुम इस लड़की के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से काम करवाओगे, मुझे इग्नोर करोगे? तुम भूल रहे हो क्या तुम इतनी दूर मेरे शहर मुझसे बात करने आए हो? क्या यार प्रीति, कितनी प्यारी लड़की है जूही, और तो और सिंगल भी है। तुम अब अपनी टांग मत अड़ाओ ना यार। वैसे काफी अच्छी दिखती हो। आप भी काफी अच्छी लगती हो। मेरा नाम अनुज है, पूना में रहता हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है प्रीति। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि कभी पूना जाऊं, लेकिन माँ जाने ही नहीं देती। बोलती है वो अनजान शहर है, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए मुझे। अरे अनजान कैसे, मैं हूं ना। आप जब मन हो तब आओ, मैं घुमाऊंगा अपने शहर में आपको। मेरी बहन और माँ के साथ रहता हूँ मैं, कहो तो माँ से भी मिलवा दूंगा। माँ से मिलाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपसे दोस्ती तो हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपसे तो कौन ही पागल दोस्ती करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान इतनी जल्दी काम करेगा। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू से तो पीछा छूटा। अब करे जूही से बात। अनुज, जिसे जूही काफी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो जूही से ही बात करता रहता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर चला जाता है। दीपक की बीवी की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पीछे वो प्यारी सी बेटी दिशा को छोड़ जाती है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। दीपक जब भी दिशा को देखता, अपनी बीवी को याद करता। वो अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर रहा था। देख बेटा, कब तक बीवी को याद करके रोता रहेगा। अरे मोह लगाने आई थी, मोह लगा कर चली गई। अब ये मासूम बच्ची को भी तो देखना है ना बेटा। तो देख तो रहा हूं माँ, उसकी निशानी है ये, बिल्कुल उसके जैसी। इसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो जी रहा हूं मैं। अरे लेकिन बेटा, तू तो सारा दिन दफ्तर जाता है, मैं भी कब तक इसे देख पाऊंगी। बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है बेटा। तो क्या करूं माँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता। अब कोई काम वाली ले भी आता हूं तो पता नहीं वो देखेगी कि नहीं। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। नई माँ इसे माँ का प्यार तो देगी ना, और वैसे भी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना जरूरी होता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, किसी और से शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शादी एक ही बार होती है, और वैसे भी दिशा के लिए मैं सौतेली माँ तो कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन माँ मानती नहीं। क्या बात है चाची, क्या मेरी भतीजी पसंद नहीं आई आपको दीपक के लिए? अरे क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में अच्छी है, आप लोगों के घर आ जाएगी तो घर को संवार ही देगी। अरे मानती हूँ बहन, सब मानती हूँ, लेकिन दीपक को कौन समझाए। मानता ही नहीं शादी के लिए, कहता है सौतेली माँ नहीं लाएगा अपनी दिशा के लिए। अरे दिशा के लिए ही तो माँ लाना जरूरी है, सारा दिन आप अकेली कैसे देखोगी? लेकिन बेचारी माँ करती भी तो क्या। पड़ोसन किसी भी हालत में अपनी भतीजी की शादी दीपक से करवाना चाहती थी। वो एक चाल चलती है। एक दिन दिशा जब बाहर खेल रही होती है तो वो चुपके से दिशा को अपने घर ले आती है और शाम तक कमरे में बंद रखती है। जब पूरे मोहल्ले में दिशा को लेकर ढूंढाई होती है तो धीरे से घर के पास छोड़ देती है। कहाँ थी मेरी बच्ची, पता है पापा कितने डर गए थे। लेकिन मासूम दिशा क्या बोलती, उसे तो अभी बोलना भी नहीं आता था। वो चुपचाप सामने खड़ी पड़ोसन चाची को देखने लगती है, जैसे बता रही हो कि यही तो थी जो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। देख दीपक, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तेरी माँ से नहीं देखी जाती है बच्ची, फिर तेरी माँ अब बूढ़ी भी तो हो गई है। मैंने कामिनी की फोटो दिखाई थी, लाखों में एक लड़की है, वो संभाल लेगी तेरी दिशा को अच्छे से। बोल तो बुला लूं मैं कल। दीपक कुछ नहीं बोलता, दिशा को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। हाँ बहन, तू कल ही बुला ले अपनी भतीजी को। अरे कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया दिशा को तो मैं क्या करूंगी। चालाकी से ही सही, लेकिन दीपक की शादी कामिनी से हो जाती है। कामिनी जिसका मकसद ही बड़े घर की बहू बनना था, दिशा को देखती, प्यार भी करती, लेकिन सबके सामने दिखावे के लिए, अकेले में। 2 साल की हो गई है,
लेकिन खुद का खाना खुद से नहीं खा सकती। अब तो थाली ये पड़ी है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। दिशा को अब कामिनी से डर लगने लगा। वो ना खाना खाती ना बाहर खेलने जाती, सारा दिन दादी के पीछे छुपी रहती। माँ, दिशा तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, पता नहीं क्यों डरी डरी भी रहती है माँ। तू सही कहता था बेटा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वैसे अब तो तेरा एक बेटा भी हो गया है, हो सकता है बहू उसी में व्यस्त रहती हो और दिशा को माँ का प्यार ना दे पा रही हो। धीरे धीरे दिशा बड़ी होती है। वो एक दिन कॉलेज में क्लास के बीच से ही निकल रही थी कि क्या बात है दिशा, माना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती कि तुम क्लास छोड़कर रोज भाग जाती हो। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, इसे घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाना होता है और माँ के पैर भी दबाने होते हैं मैम। इसी शर्त पे तो इसे पढ़ाई करने की इजाजत मिली है। सभी जानते थे कि दिशा की माँ सौतेली है और वो उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करती है। मुझे माफ कर दे दिशा, मैंने दूसरी शादी करके तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं पापा, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। ओ पापा की परी, अरे खाना दे खाना। और क्या पापा, क्या बोल रहे थे आप इस चुड़ैल से कि माँ से शादी करके आपने बुरा किया? अरे एहसान मानो, एक शादीशुदा एक बच्ची के पिता से मेरी माँ ने शादी कर ली। शर्म नहीं आती अपने पिता से इस तरह से बात करते? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये लड़की यहाँ खड़ी होकर फिर भी महाभारत करवा रही है। अरे किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं की तेरी मैंने। पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, झेल रही हूँ अपने घर में तुझे। पिता को कामिनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय हाय, निकल जाऊं बेटा लेकर? जानती थी मैं ये दिन आएगा। तभी मैंने धोखे से तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अरे अब हम तुम दोनों बाप बेटी के साथ रहना ही नहीं है। निकलो इस घर से। जैसे ही बेटा माँ की बात सुनता है, क्या कहा? ये सारा कुछ मेरे नाम पर है? माँ अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ले आती है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। बेटा माँ से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर कहता है, अरे निकलो अब सारे के सारे यहाँ से, घर खाली करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ इन लोगों से। अरे ओए, तुम भी निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और मैंने ही तो तेरे नाम किया है सब कुछ धोखे से। अरे वही तो, धोखेबाज लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। पिता और बेटी घर से सामान लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आप तो मेरे पति है, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? चलो हटो, हम लोगों को रास्ते पर ले आई हो और तुम्हें मैं साथ लेकर चलूं? कभी नहीं। रहने दीजिए ना पापा, वो कहाँ जाएंगी? चलिए माँ, हम जैसे भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। शुक्रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बारे में सोचा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मैंने ये घर। कोई बात नहीं माँ, ये घर तो हम लोग कानून के रास्ते से वापस ले ही लेंगे। लेकिन आप ठीक हो गई हो, इससे बढ़कर और क्या है। बस फिर क्या था, बेटी नौकरी करती है और किराए के मकान में माता पिता को रखती है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ती है और एक दिन सभी को अपने घर वापस ले आती है।